प्रिय मित्रों, दर्शकों तथा मेरी पुस्तकों के पाठकों, आज आप लोगों के अनुरोध पर राजनीति विज्ञान के अंतर्गत उदारवाद टॉपिक पर मैं काम करने जा रहा हूं। उदारवाद को स्पष्ट करने के लिए यह मैं बता दूं कि इसे पूंजीवाद का पर्याय समझा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उदारवाद का जन्म पूंजीवादी हित में, पूंजीवादी संदर्भ में हुआ है। इसीलिए उदारवाद को पूंजीवाद का पर्याय समझा जाता है। उदारवाद शब्द से कहीं भी आप दयालुता इत्यादि का संदर्भ न लेंगे। उदारवाद का मतलब आप लोग पूंजीवाद समझेंगे। उदारवाद का जन्म क्यों हुआ, इसकी पहले मैं चर्चा करूंगा, फिर उदारवाद का अर्थ बताऊंगा, फिर उदारवाद का मैं प्रकार बताऊंगा और उदारवाद के प्रकार बताने के बाद इनकी विशेषताओं को तीनों प्रकार में बताकर मैं आगे बढ़ूंगा। उदारवाद के अर्थ जानने के लिए सबसे पहले हमें विश्व इतिहास के मध्यकाल के अंतर्गत कुछ विशेषताएं रही हैं जिनका अवलोकन करना होगा। विश्व इतिहास का जो मध्यकाल है वह 5वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी के अंत तक माना जाता है। यह 5वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी के अंत तक विश्व इतिहास में अनेकानेक जो है नकारात्मक प्रवृत्तियां या विशेषताएं दृष्टिगोचर होती है। मध्यकाल में, विश्व इतिहास के मध्यकाल में सामंतवाद एक कुव्यवस्था जो खेती पर आधारित थी। कृषि जिनके मेहनत से उपज देती थी उनको उनका वास्तविक मेहनताना नहीं मिलता था और उन गरीब मजदूरों के मेहनत का प्रतिफल, कृषकों के मेहनत का प्रतिफल सामंत लोग अपने पास रखते थे। इस प्रकार की शोषणकारी अमानवीय व्यवस्था विश्व इतिहास के मध्यकाल में सामंतवाद के रूप में दिख रही थी। विश्व इतिहास के मध्यकाल में धर्म और राजनीति का गठजोड़ था। चर्चशाही और पोपशाही थी। चर्च जो धार्मिक सत्ता थी उसका जो प्रमुख होता था, वहीं राज सत्ता का प्रमुख होता था। राजा के पास दो प्रकार के अधिकार थे, एक सैनिक या राजनीतिक अधिकार और दूसरा धार्मिक सत्ता या धार्मिक अधिकार, क्योंकि वह चर्च का भी प्रमुख होता था, पोप होता था। और दो प्रकार की राजा के पास जो शक्तियां थी उन शक्ति से लोगों के अधिकारों का, उनके हित का अतिक्रमण करता था। और इस प्रकार की अतिक्रमणकारी जो तलवार थी उन्हें ही दो तलवारों का सिद्धांत कहते हैं। विश्व इतिहास के मध्यकाल में चर्चशाही, पोपशाही, निरंकुश तंत्र तो था ही, प्रजातंत्र नाम की समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व नाम की कोई चीज नहीं थी। अराजक स्थिति, प्रभुत्वकारी स्थिति मध्यकाल में कायम थी। इन्हीं मध्यकालीन कुव्यवस्थाओं के विरोध में, प्रत्यक्ष न अप्रत्यक्ष ही सही, के विरोध में पुनर्जागरण आया। पुनर्जागरण मध्यकालीन कुव्यवस्था से लोगों को बचाने के लिए प्राचीन इतिहास की जो मान्यताएं थी उनको आंशिक संशोधन और परिवर्तन के साथ पुनर्स्थापन या प्रस्तुतिकरण जो था उसे ही पुनर्जागरण कहते हैं। आप कह सकते हैं कि प्राचीन इतिहास की जो मान्यताएं थी, प्राचीन राजनीतिक चिंतन और दर्शन की जो मान्यताएं थी, उन मान्यताओं को स्थापित करने का प्रयास किया गया आंशिक संशोधन और परिवर्तन के साथ, और उसी प्रयास को, उसी कंसेप्ट को पुनर्जागरण कहते हैं। जब पुनर्जागरण आया तो व्यक्तिक स्वतंत्रता और खास करके धार्मिक मामलों में निजी स्वतंत्रता की मांग की और इस बातों को लेकर धर्म सुधार आंदोलन चल पड़े। यह पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन ने व्यक्ति को जागरूक बनाया, अपने हित के प्रति उसको सचेत किया
और यही सचेत व्यक्ति विचारों को सामने रखना शुरू किया और इसी सचेत व्यक्ति के विचारों के समुच्च रूप को उदारवाद की संज्ञा दी गई। हम कह सकते हैं कि मध्यकालीन विश्व इतिहास की कुव्यवस्थाओं के विरोध में तथा पुनर्जागरण और धर्म सुधार के गर्भ से उदारवाद का जन्म 16वीं शताब्दी के अंत में तथा 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ। उदारवाद का जन्म चूंकि विश्व इतिहास की नकारात्मक प्रवृत्तियों के मध्यकालीन नकारात्मक प्रवृत्तियों के विरोध में हुआ और पुनर्जागरण और धर्म सुधार जैसे सकारात्मक आंदोलन के प्रभाव में हुआ, इसलिए उदारवाद का जन्म तो प्रगतिशीलता के आधार पर हुई, लेकिन जन्म लेने के तुरंत बाद उदारवाद ने मुट्ठी भर अमीर लोगों के हित में कार्य करना शुरू किया। अब उदारवाद जन्म के तुरंत बाद पूंजीवादी परिप्रेक्ष्य में पूंजीपतियों के हित में काम करना शुरू कर दिया और वहीं से उदारवाद और पूंजीवाद को एक दूसरे का पर्यायवाची कहा जाता है। मित्रों, आप यह कहेंगे कि उदारवाद 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में मध्यकालीन कुव्यवस्था मसलन सामंतशाही, पोपशाही, दो तलवारों का सिद्धांत, अन्य प्रकार की निरंकुशता आदि के विरोध में तथा पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन के प्रभाव में 17वीं शताब्दी में अस्तित्व में आया। जॉन लॉक के द्वारा प्रारंभ व्यवस्थित रूप में यह उदारवाद आगे बढ़ते हुए जे एस मिल, हर्बर्ट स्पेंसर, रिकार्डो, बाद में चलकर और आगे बढ़ते हुए हाइक, रॉल्स, नोजिक जैसे विचारकों के साथ यह आगे बढ़ा और आज भी यह आगे की ओर बढ़ रहा है। 17वीं शताब्दी से लेकर आज 21वीं शताब्दी के तीसरे चरण में हम लोग चल रहे हैं। उदारवाद ने जन्म से लेकर आज तक हमेशा ही मौलिक रूप में, मूल रूप में, प्राथमिक रूप में, अनिवार्य रूप में पूंजीपतियों के हित का ही समर्थन किया है, लेकिन समय और परिस्थिति के संदर्भ में इसका स्वरूप बदला है। यही कारण है कि उदारवाद को 3 चरणों में, 3 प्रकार में बांट कर देखते हैं। जब उदारवाद का जन्म 17वीं शताब्दी में हुआ, उस समय से लेकर और 19वीं शताब्दी के मध्य तक उदारवाद को हम परंपरागत उदारवाद, आरंभिक उदारवाद, नकारात्मक उदारवाद आदि नामों से पुकारते हैं। इस काल में उदारवाद के द्वारा खुल्लम खुल्ला अमीरों के हित में कार्य किया जाता था। राज्य को, सीमित राज्य का समर्थन किया जाता था, व्यक्तिवादी राज्य का समर्थन किया जाता था। यह शास्त्रीय उदारवाद था। लेकिन जब कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 के प्रकाशन के बाद दुनिया के मजदूरों में एकजुटता आने लगी, तब मार्क्सवादी विचारधारा के बढ़ते हुए प्रभाव और मजदूरों, गरीबों, सरबराह की एकजुटता को देखते हुए उदारवाद के स्वरूप में परिवर्तन हुआ और जॉन स्टुअर्ट मिल के साथ यह परिवर्तन दिखना शुरू हो गया। अब उदारवाद खुल्लम खुल्ला, जो पहले अमीरों का हित करता था, अब थोड़ी दबी जुबान पर्दे के ओट में, पर्दे के पीछे यह अमीरों के हित की बात करना शुरू किया। यह अमीरों को गरीबों से, सरबराह से, मजदूरों से रक्षा करने के लिए अमीरों पर टैक्स लगाया और सामाजिक न्याय, लोक कल्याणकारी राज्य की ओर दुनिया को मोड़ने का प्रयास किया। अब उदारवाद सकारात्मक उदारवाद, समसामयिक उदारवाद या आधुनिक उदारवाद के रूप में सामने आया। यह उदारवाद का दूसरा रूप है। फिर 1990 के दशक के पहले से ही विश्व समाज, राजनीति और व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन होने लगे। पूर्व सोवियत संघ कमजोर होते हुए ध्वस्त हो गया। मिखाइल गोर्बाचोव की नीतियों ने पूर्व सोवियत संघ को टुकड़ों टुकड़ों में विभक्त होने देने दिया। पूर्व सोवियत संघ के विघटन के बाद दुनिया एक देश की मार्क्सवादी साम्यवादी व्यवस्था
ही नहीं बिखरी, बल्कि दुनिया में मार्क्सवादी विचारधारा जो है कमजोर होने लगा। अब डेनियल वेल इंडोफाइटोलॉजी की जो बात करता था वह सार्थक दिखने लगा। अब फुकुयामा का इंड हिस्ट्री जो है वह सार्थक दिखने लगा। ऐसी स्थिति में उदारवाद ने समय परिस्थिति के नजाकत को अब पुनः समझा और जो उदारवाद लोक कल्याणकारी राज्य की बात करता था वह रोल बैक स्टेट की बात करना शुरू किया। फिर पूंजीपतियों के हित में सिद्धांत गढ़े जाने लगे। अब पूंजीपतियों पर किसी प्रकार के नियंत्रण को जबरदस्ती स्थापित करने वाली बात को छोड़ा जाने लगा। यह जो परिवर्तन हुआ, इस परिवर्तन में उदारवाद जो है वह नव उदारवाद के रूप में आया है। कहना नहीं होगा कि 17वीं शताब्दी से लेकर वर्तमान तक उदारवाद के 3 चरण, 3 स्वरूप या 3 रूप है। शुरुआती दिनों में मार्क्सवादी सिद्धांत के प्रभावी होने से पहले उदारवाद को हम परंपरागत, नकारात्मक या शास्त्रीय उदारवाद कहते हैं। फिर मार्क्सवादी विचारधारा या सिद्धांत के प्रभाव में उदारवाद जो बदला हुआ है उसे आधुनिक, सकारात्मक या समसामयिक उदारवाद कहते हैं। और समसामयिक या आधुनिक उदारवाद में 1980 के दशक से ही परिवर्तन हो रहा था और 90 में व्यापक परिवर्तन के फलस्वरूप उदारवाद में उन्हें एक अपने आप को एक नए नाम से रखा और इस उदारवाद को नव उदारवाद कहते हैं। उदारवाद एक ही है जो समय परिस्थिति के प्रभाव में अपना रूप बदला है, इसलिए उसका नाम भी बदला है। वही उदारवाद, आरंभिक उदारवाद, वही उदारवाद, सकारात्मक उदारवाद, वही उदारवाद आज नव उदारवाद के नाम से जाना जाता है। मैंने पहले भी बताया अनेक उदारवादी विचारक हैं, जॉन लॉक, जॉन स्टुअर्ट मिल, हर्बर्ट स्पेंसर, रिकार्डो, एडम स्मिथ, हाइक, रॉल्स, नोजिक, शुपिटर जैसे अनेक विचारक हैं और सभी विचारकों को हम उदारवादी कहते हैं। उदारवाद अपने आरंभिक रूप में सीमित राज्य की बात करता था, व्यक्तिवादी राज्य की बात करता था। व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार के हस्तक्षेप का वह समर्थक नहीं, विरोधी था। व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जो चाहे वह कर सकता था। इस प्रकार की जो बातें शुरुआती दिनों में थी उस उदारवाद को आरंभिक उदारवाद कहते हैं। सकारात्मक उदारवाद या आधुनिक उदारवाद जो है लोक कल्याणकारी राज्य का समर्थन करता है, जिस उदारवाद के द्वारा शुरुआती दिनों में लेसेज फेयर स्टेट का समर्थन किया जाता था। अब उदारवाद जो है वेलफेयर स्टेट का समर्थन करना शुरू करता है। अब उदारवाद जो पहले समानता की बात नहीं मानता था, अब स्वतंत्रता के साथ साथ समानता के कंसेप्ट को भी स्वीकार करना शुरू कर दिया है। यह बदला हुआ उदारवाद जो है यह सकारात्मक या आधुनिक उदारवाद है। आधुनिक उदारवाद ही 1990 के दशक से एकाएक एक नए रूप में दिखने लगा, जो नाम तो नव उदारवाद रख दिया। हाइक, रॉल्स, नोजिक जैसे विचारकों के द्वारा यह प्रतिस्थापित हुआ, लेकिन यह शास्त्रीय उदारवाद वाली मान्यताओं का समर्थन करना शुरू किया। जो शास्त्रीय उदारवाद सीमित राज्य की बात करता था, वह उदारवाद जो सकारात्मक रूप में लोक कल्याणकारी राज्य का समर्थन कर रहा था, धीरे 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 इसने राज्य के स्वरूप और कार्य में सीमित करना शुरू किया। अब उदारवाद को जो है वह रोल बैक स्टेट से जोड़ा जाने लगा, जिसका आगे का चरण लेसेज फेयर स्टेट ही होगा। अब उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर, स्वेच्छातंत्रवाद पर बल देना शुरू कर दिया। लिबर्टेरियनिज्म का कंसेप्ट महत्वपूर्ण हो गया। हालांकि उदारवाद अपनी प्रगतिशीलता को स्थापित करने के लिए पर्यावरणवाद, समुदायवाद जैसी दूसरी विचारधारा या सिद्धांतों का भी समर्थन करता। मैंने अर्थ और प्रकार बताया, पुनः थोड़ी सी स्पष्ट करके आगे बढ़ूं। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में एक विचारधारा के रूप में उदारवाद आया, जो मध्यकालीन कुव्यवस्था का विरोध करता था और पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन के प्रभाव में स्थापित हुआ। यह गतिशील विचारधारा, व्यवस्था, दृष्टिकोण तथा विश्लेषण का ढंग है, जो राज्य समानता, स्वतंत्रता, न्याय,
जैसे अन्य मुद्दों पर समय और परिस्थिति के अनुसार अलग अलग बात कहता है। कभी यह राज्य को सीमित राज्य और हस्तक्षेपी राज्य की बात करता है, कभी यह आगे चलकर सकारात्मक उदारवादी चरण में लोक कल्याणकारी राज्य, व्यापक राज्य का समर्थन करता है और नव उदारवाद में पुनः राज्य को सिमटना, सुकुरना शुरू करता है, समर्थन करता है और रोल बैक स्टेट या पश्चिम राज्य का समर्थन करता है। उदारवाद शुरुआती दिनों में स्वतंत्रता की बात करता, समानता में विश्वास नहीं करता, स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का विरोधी बताता है। टॉकविले, लॉर्ड एक्टन जैसे उदारवादी व्यक्तिवादी विचारकों के अंतर के द्वारा यह बताया जाता है कि स्वतंत्रता और समानता अलग अलग राहें हैं। जब स्वतंत्रता देंगे तो समानता नहीं होंगी और जब समानता स्थापित करेंगे तो स्वतंत्रता नहीं होंगी। इस प्रकार की व्यक्तिवादी बात को उदारवाद कहता है। इसीलिए सकारात्मक उदारवाद व्यक्तिवादी विशेषताओं को अपने आप में सजोए हुए है, अपने आप में समाहित किया है। यही उदारवाद आगे चलकर लोक कल्याणकारी राज्य की बात करता है, सामाजिक न्याय की बात करता है, स्वतंत्रता के साथ साथ समानता की बात करता है। समानता में सामाजिक समानता, वैधानिक समानता और राजनीतिक समानता को महत्व देता है, हालांकि आर्थिक समानता को यह अनदेखा करता है। यह उदारवाद जो परिवर्तित होकर सामने आया उसे आधुनिक उदारवाद या सकारात्मक उदारवाद कहते हैं। यही सकारात्मक आधुनिक उदारवाद जो है वह 1980 के दशक से बदलने लगा और 1990 के दशक में एक नए रूप में आया। हाइक, रॉल्स, नोजिक जैसे विचारकों ने इसका समर्थन करना शुरू किया। इसका नाम दे दिया गया नव उदारवाद। नव उदारवाद आधुनिक है, नया है, नाम से नया है, लेकिन यह राज्य को सीमित करने की बात करता है, स्वेच्छा तंत्र का बात समर्थन करता है, समानता में विश्वास नहीं करता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अधिकाधिक महत्व देता है, व्यक्ति की स्वच्छंदता का समर्थन करता है। यह नव उदारवाद है। मित्रों, मैंने केवल उदारवाद के न केवल अर्थ बल्कि उसका स्वरूप बताया। मैंने 3 प्रकार के उदारवाद को रखा, लेकिन एक बात जैसा कि मैंने पहले भी बताया पुनः रिपीट कर दूं, उदारवाद जन्म से लेकर वर्तमान तक हमेशा समाज के धनी लोग पूंजीपतियों का ही समर्थन किया है। उसका मौलिक लक्ष्य पूंजीवाद, निजी संपत्ति के अस्तित्व का ही समर्थन करना है, लेकिन समय परिस्थिति के अनुसार इसका रूप रंग भी बदला है। इसी विचारधारा को उदारवाद कहते हैं, जिसके केंद्र में समाज नहीं व्यक्ति है, जो समानता से अधिक स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण मानता है, जो समय के परिप्रेक्ष्य में कभी सीमित राज्य, हस्तक्षेपी राज्य, लोक कल्याणकारी राज्य और फिर पश्चिम राज्य का समर्थन करता है, जो आज वैधानिक रूप में समानता, कानून का शासन और शक्ति प्रतिकरण सिद्धांत या अन्य प्रगतिशील सिद्धांतों को भी अपनाता है। यह परिवर्तनशील, गतिशील विचारधारा, व्यवस्था, सोचने का ढंग, पूंजीवादी व्यवस्था का हितैषी दृष्टिकोण या अथवा विश्लेषण के ढंग को हम उदारवाद कहते हैं। मित्रों, आपके अनुरोध पर मैंने उदारवाद का केवल अर्थ और 3 स्वरूप बताया है। स्वरूप के दरमियान ही इनकी विशेषता बताई है। आपसे यह अपेक्षा है कि उदारवाद फिर हमसे अलग सुने कब, जब आपको मैं जॉन लॉक, जॉन स्टुअर्ट मिल, हाइक, रॉल्स, नोजिक, शुपिटर जैसे विचारकों को बता दूं, तब आप पढ़ेंगे तो आपको यह लगेगा। फिर भी मैंने अपने ज्ञान की सीमा में उदारवाद को स्पष्ट करने का प्रयास किया। आप जितने भी राजनीति विज्ञान के सैद्धांतिक और दार्शनिक पक्ष हैं, पहले हमसे पढ़ लें और फिर हम आगे काम करेंगे। मुझसे जुड़े रहने के लिए, आप नियमित रूप में जुड़े रखने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आइकन बटन वगैरह भी दबाएं और अपनी प्रतिक्रिया दें। मैं अपनी ज्ञान की सीमा में लगातार काम करता रहूंगा।
उदारवाद बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको मैंने बहुत संक्षिप्त रूप में रखा, और इसी दरमियान मैंने आपको पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन इत्यादि की भी बात से कर दी। आप उसका डिटेल अध्ययन करेंगे तब आगे बढ़ेंगे। दो तलवारों की भी मैंने बात कह दी। धन्यवाद। फिर दूसरे वीडियो के अंतर्गत हम काम करेंगे, आपसे बात करेंगे, अलग करेंगे। फिर संविधान वगैरह पर भी मैं काम करूंगा। लोक प्रशासन के छात्रों की भी डिमांड है, उधर भी मैं काम करूंगा। ओके, थैंक यू।